750 लीटर रोज की दूध की खपत, तो लगभग 35,000 रुपए इन्होंने हमें बताया कि पर डे का है। तो लगभग 10 से 11 लाख रुपए हमें इनकम जनरेट हो रही है मात्र एक महीने से। ये हमारे पास ये जाफरी हमने बाजार से लाए थे। इसने 15 लीटर दूध दिया हमारे को दोनों टाइम का। सीमन लेके आए थे लक्ष्मी डेयरी पंजाब से, कोहिनूर बुल का। अच्छा, जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो फेमस बोल रहा है। अच्छा, उसकी उसकी है। तो इसने भी हमको फर्स्ट टाइम में 15 लीटर दूध दिया। और अगर आने वाला जो हमारा टारगेट है वो ये है कि 900 से 1000 ग्राम पर डे का हम उनका वेट इंक्रीज करें। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो पंजाब में जो अच्छे फार्मर्स हैं, ब्रीडर हैं, वो ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं और हम भी उसकी पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। लंबाई लगभग 95 लंबाई है, चौड़ाई है इसकी 40 फुट। इसके पानी का आपने ऑटोमेशन सिस्टम लगा रखा है। इसमें ऑटोमेटिक जब भी पशु पानी पीना चाहता है उस टाइम पे पानी अवेलेबल हो जाता है। इतने सारे पशु को अपन जब उनको प्यास लग रही है जब पिला नहीं सकते, तो ये हमेशा उनके पास 24 घंटे पर्याप्त पानी रहता है। उसका लेवल करा हुआ है। आप वो कितना भी पिएगा वो 1 मिनट बाद या आधे मिनट बाद वापस उतना ही। 125 गाय और भैंसों का ये डेयरी फार्म, जहां पर 800 लीटर दूध जो है डेली निकलता है। इस दूध की सारी कहानी हम जानेंगे और डेयरी फार्म का बिजनेस किस तरीके से चलता है उसकी सारी जानकारी विस्तार में जानेंगे। इसमें ब्रीड किस तरीके से काम करती है, साथ में इसके अंदर किस किस ब्रीड की गाय में और भैंसों में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन के साथ देती है, क्या क्या बीमारियां आती है, उस तरीके से हम सारी डिटेल कवर करने वाले हैं। डेयरी फार्म करने का सही तरीका सिर्फ गाय और भैंस रखने से नहीं होता है। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर फीडिंग और उसी के साथ बीमारियों से किस तरीके से प्रबंध कर सकते हैं, उस चीजों को मिला के कॉम्बिनेशन में लेके हम डेयरी फार्म में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और आज हम जिस डेयरी फार्म पे आए हैं उसका नाम है जेकूजी डेयरी फार्म, जो कि हीरापुर में स्थित है। और इसके हम डिटेल में जानेंगे किस तरीके से इनका जो है 125 गाय भैंसों का मैनेजमेंट कर रहे हैं और इससे कितना मुनाफा आ रहा है, इससे किस तरीके के मल्टीपल बिजनेस जो है वो अपने बिजनेस तरीके से लेके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्या फीड जो है हम बना के बेच सकते हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो दूध हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, ये सारी चीजों का अगर आप अच्छे लेवल पे काम करें तो इससे हम एक बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप शुद्ध तरीके से मेंटेन करेंगे तो ये बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर सकता है। अब हम डिटेल में जानेंगे किस तरीके से ये फार्म जो है ऑपरेट हो रहा है, ताकि अगर आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो इससे आपको सीखने को मिले। और इसी के साथ अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। आइए हम जानते हैं सारी डिटेल में डेयरी फार्म के ओनर से। शरद बिश्नोई, हीरापुर में 2012 से जो डेयरी चला रहा हूँ, इसका नाम है जेकूजी फार्म। आप जहाँ अभी खड़े हैं ये है जेकूजी डेयरी फार्म, ग्राम हीरापुर, जिला हरदा, मध्य प्रदेश में। और विगत 12 वर्षों से अभी जो है डेयरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं चल रहा है। ये हमारे बड़े भाई हैं जो इस फार्म के और हमारे जेकूजी ऑल ओवर फार्म के, एग्री फार्म के भी इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट आप बोल सकते हैं। जैसे आप ये डेयरी फार्म अभी चला रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, जो आपने शेड बनवाया है इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। इसकी लंबाई लगभग 95 लंबाई है, चौड़ाई है इसकी 40 फुट। इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट है 11 फीट, जो थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी और हाइट होती 1-2 फीट तो ज्यादा रहता है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ आपने इसके अंदर जो है वेंटिलेशन के लिए कुछ लगा रखा है, तो इसका क्या फायदा है। देखो क्या होता है, ये तो सभी को पता है, गर्म हवा ऊपर जाती है और वैसे भी जो ये गोबर है इसमें भी गैस रहती है, पेशाब है, तो सारी भाप बनती है, वो ऊपर जाती है और नीचे से ठंडी हवा आती रहती है। पशु हर टाइम यहाँ पे बैठा रहता है, गैस पास करता है, उसके स्मेल जो है वो पूरी धीरे धीरे जो है बाहर निकलती है। इसमें हवा का फ्लो अच्छा बना रहता है। अब इसी के बाद बात करें हम, जैसे हम देख रहे हैं इसके अंदर आपने एक अच्छी खासी जो है लगभग 3 से 3.5 फीट की रो छोड़ रखी है। हाँ। इसी के साथ अगर बात करें तो दोनों साइड आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से बना रखा है। तो हम इसकी बात करें, ये स्पेस आपने किस लिए छोड़ रखी है, क्या काम आती है आपकी। ये स्पेस देखो पशुओं को फीड डालने के लिए, और जो अपना TMR मिक्स बोलते हैं अपन, साइलेज हो गया, हरा हो गया, तूड़ा हो गया, भूसा बोलते हैं उसको, ये सारे उसको डालने के लिए, ये आदमियों को आने जाने के लिए ये जैसे हम मान लें कि जैसे दोनों साइड का मैनेजमेंट एक जगह से एक जगह से हो जाता है। जैसे अगर कोई भी भूसा लेके आया, कुछ भी जो खिलाना है वो फीड के लिए यहीं से हम जो है पूरा मैनेज कर सकते हैं। अब इसी के बाद अगर बात करें तो ये आपने ये हाइट जो है इसकी कितनी ले रहे हैं। 27 इंच हाइट है वहाँ से। अच्छा, और इसकी चौड़ाई ये 2 फीट 2 फीट। और ये इतना लंबा लेने का क्या कारण हुआ। जैसे हम देखते हैं तो कई जगह पे छोटा भी हो सकता है, लेकिन लंबा लेने का क्या कारण है। लंबा हमने एक पशु को लगभग 4.5 फीट जगह दी है।
अच्छा, तो मतलब बाहर की स्पेस के हाँ, हिसाब से। वो उसी हिसाब से बना दिए, बीच में 4 इंच पार्टीशन कर दिया ताकि खुद का खुद ही खाए, तो अपने को पता रहे कि भैया इसको अपन ने डाला, इसने कितना खाया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं एक बहुत ही यूनिक चीज है, ये पानी का आपने ऑटोमेशन सिस्टम लगा रखा है। इसमें ऑटोमेटिक जब भी पशु पानी पीना चाहता है उस टाइम पे पानी अवेलेबल हो जाता है। और पानी अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, पानी फ्रेश पानी अवेलेबल होना कितना जरूरी है उसके बारे में जानते हैं। तो आप जो पानी पिला रहे हैं वो जैसे बिल्कुल एकदम क्लीन वाटर, तो इसका क्या फर्क पड़ता है? देखो, पशु के लिए इतने सारे पशु को अपन जब उनको प्यास लग रही है, जब पिला नहीं सकते, तो ये हमेशा उनके पास 24 घंटे पर्याप्त पानी रहता है, उसका लेवल करा हुआ है। आप वो कितना भी पिएगा वो 1 मिनट बाद या आधे मिनट बाद वापस उतना ही। इसमें पानी जो है आपने ऑटोमेशन सिस्टम लगा रखा है, पानी सही समय पे जब उसको पीना है उस टाइम अवेलेबल हो रहा है। दूसरी चीज हम देखते हैं पुराने तरीके से एक जगह टैंक में स्टोर करते हैं, वहां से पानी पीते हैं तो वो पानी में साफ सफाई नहीं होती, तो वो कितना पशु के मतलब उत्पादन पे फर्क पड़ता है, बेसिक जो नेचर है उस पर फर्क पड़ता है। पशु को एक तो 24 आवर पानी की एबिलिटी रहती है, तब उसे प्यास लगती है तब वो पानी पीता है। अब हम बात करते हैं साफ पानी की। साफ पानी अगर रहेगा पशु ज्यादा पानी पिएगा तो उसको साथ में जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करेगा। उसके साथ में अब जो न्यू स्ट्रेटेजी है या न्यू जो रिसर्च आ रही है वो ये आ रही है कि पानी का भी पीएच चेक हो रहा है, वो भी इफेक्ट डालता है पशु प्रोडक्शन पे। साथ में गंदा पानी पिएगी तो डिसीज भी आएगी। आपको अगर डिवॉर्मिंग कर रहे हैं और गंदा अगर फीड में गंदगी है या आपकी फीड रैली में गंदगी है, वहाँ पे अगर कोई फंगस आ गया है तो आपको पशु बीमार पड़ जाएगा, मास्टाइटिस हो जाएगा। अगर आपका पानी भी गंदा है तो भी आपको ये इशू फेस करने पड़ेंगे। तो आपको ये एक चीज फैक्टर नहीं करती है, बहुत सारी चीजें इसमें मिलानी पड़ती है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा रोल होता है पानी का। जब इसमें एक चीज मैंने नहीं देखी है, जैसे हम ये जो कुरली जो गुहान बोलते हैं इसमें फीड जो लेता है, इसमें सब जगह फ्लैट होता है। आपके यहाँ पे ये चारों कोने से ये डाउन है और सेंटर में डीप है, तो ये क्या कारण है? ये कारण है कि देखो, फीड जो अपन डालते हैं पशु खाता है, जो एल कार्नर रहता है उसमें छूट जाता है, और वहाँ पे जैसे अपन ने बाटा डाला, फीड डाला, गीला डाला, तो वो छूट रहा है, पशु को खाने में नहीं आता है। तो ये सारा जो है ना, ये जो है तो ये चारों साइड से ऐसा है, वो कोने ऐसे बने हो ताकि ये सारा जो है खिसक के नीचे आ जाए और उस कोने पे कहीं रहे नहीं, साफ सफाई करने में आसानी है। अब फंगस तो मतलब पशु के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो वो कैसे आ सकता है? वो जो गीला बना हुआ रहेगा और साफ सफाई नहीं होगी, या कोई छूट रहा है जिसपे गीला फीड डाल दिया, फिर ऊपर से खा रहा है, फिर नीचे छूट रहा है, तो उसमें जो बोलते हैं थोड़े थोड़े से बारीक जीव भी लग जाते हैं और उसके पहले फंगस लगती है, वो जो गीले के कारण आती है। तो साफ सफाई करना बहुत आसान है, अच्छा। और पशु खुद से ही साफ सफाई कर लेता है इसमें ज्यादा करके। तो 90x40 का शेड आपने बनाया है। इस शेड के अंदर अगर हम बात करें तो कितने जानवर की कैपेसिटी इसके अंदर है? हमारे यहाँ जो पशु आ रहे हैं 50 बड़े पशु आ रहे हैं और 20 छोटे पशु आ रहे हैं। कोई भी किसान भाई अगर शेड बनाना चाहे, अगर छोटे से स्टार्ट कर रहा है तो एक छोटे लेवल पे छोटा शेड बना के कर सकते हैं। ये भाई साहब 13 साल से कर रहे हैं। इन्होंने एक शेड यहाँ पे बना रखा है और इसी के साथ इनका एक शेड इनके फार्म पे है, जहाँ पे इन्होंने गाय का अलग शेड बना रखा है। और इस तरीके से आप शेड को मैनेज कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 50 और 20 70 जानवर आपके इसमें आ सकते हैं। आप स्क्वायर फीट कैलकुलेशन अगर निकालेंगे तो लगभग जैसे 4 फीट अगर चौड़ा लें तो लगभग 8 से 10 फीट हम लंबा लें, तो ये कैलकुलेशन एक जानवर का होता है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके अपना कितना बड़ा फार्म बनाना है उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ब्रीड की अपन बात करें और हमारे पास जो रिजल्ट आया है अपन तो उसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास ये जाफरी हमने बाजार से लाए, इसने 15 लीटर दूध दिया हमारे को दोनों टाइम का। पीक लेवल इसका 15 तक गया। अब इसी से हमने सीमन लगाया, इसी को 7 साल पहले हमने सीमन लेके आए थे लक्ष्मी डेयरी पंजाब से, कोहिनूर बुल का। अब कोहिनूर बुल का हमने सीमन लेके आए थे, ये 3rd लैक्टेशन में। इसने फर्स्ट बार की 12-13 लीटर दूध दिया और इस बार अभी 18 लीटर दूध पे। मतलब इसकी बेटी ये इसकी बेटी है। अच्छा। और हमने पाली भी बेची है। आप इसकी हाइट देखो, आप इसकी हाइट देखो। हाँ, अभी मतलब ये कितने वेट में है? ये 3rd लैक्टेशन। जैसे आप आर्डर क्वालिटी देखोगे उसकी, हाँ, और इसकी, हाँ, तो बहुत फर्क है। तो ये बुल ने इम्पैक्ट दिए हैं। आप उसके देखो, ये जाफरी के बड़े बड़े सिंग आते हैं। अब इसके मोर्रा में आ गए, पर कुछ 20% वो भी रहा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंट करके और कॉम्बिनेशन बिठा के हमको लग रहा है कि इसका अगर ज्यादा है तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन बिठा के हम अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो आप अभी सही दिशा में जा रहे हैं और दूध बढ़ के मिला है। हाँ, एक और बेटी है। अच्छा। जो हमारा इसके 3rd लैक्टेशन में आई थी वो ये M29 की बेटी है। अच्छा। जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो फेमस बोल रहा है, अच्छा, उसकी M29 की है बेटी। तो इसने भी हमको फर्स्ट टाइम में 15 लीटर दूध दिया है। अब ये 2nd टाइमर है और अभी काबिल हुई है। उम्मीद है कि अच्छा दूध देगी, 18-19 ये भी देगी।
जी भाई, आपके अनुभव से अगर बात करें हम, काफ सिलेक्ट करना कितना मैटर करता है, और जैसे अगर इसकी कीमत की अगर बात करें तो इसकी क्या कीमत रही थी 7 साल पहले? तो कीमत तो ये उस टाइम पे 3 भैंस की कीमत की आई थी। अच्छा, ये 1,70,000 की दी थी हमने सेकंड टाइम। अच्छा, ये कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? ये हम 2017-18 में ली थी। अच्छा अच्छा, तो ये हमने ली थी सुरजीत मलिक के पास से, हरियाणा हिसार के पास उमरा गांव, जो हमने 2 टाइम मिल्किंग की थी। इसकी 8-9 रोज की जनी हुई थी और 15-16 लीटर दूध। आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा सही डिसीजन था। अच्छा, तो ब्रीड वाला पशु अपन पर अपने को जानकारी होना चाहिए और सही जगह जाना चाहिए। अपन ब्रीड वाला पशु जब भी लेते हैं तो खरीदते टाइम अपने को बहुत महंगा लगेगा। अच्छा, वो जब रिजल्ट देगा, आज उसने जो हमको रिजल्ट दिए हैं वो हमको उसने उसका सारा खर्चा निकाल दिया है और आज हमको बेनिफिट में यही। और अभी भी दूध दे रही है। अभी। साथ में इसने अपने 2 बच्चे दिए हैं, वो भी एक जो है लगभग 19 लीटर तक जो मैक्सिमम प्रोडक्शन गया है, और दूसरे का 14 से 15 लीटर इसका गया फर्स्ट है। टाइम में गया। फर्स्ट टाइम में 14 से 15 लीटर, जो कि संभव नहीं होता है। हम यूजुअली जो भैंसे देखते हैं उसका लगभग 3.5 से 4 लीटर आता है। इसका लगभग 7.5 से 8 लीटर, 7 लीटर 8 लीटर के अराउंड जो है दूध दिया है। तो ब्रीडिंग कितनी महत्वपूर्ण और कितनी जरूरी होती है, ये चीज इस वीडियो से आप समझ लीजिए। क्योंकि गाय भैंस रखना जरूरी नहीं है, सही ब्रीडिंग जो आपको खरीदते टाइम महंगी जरूर लगेगी, लेकिन वो आपको कितने लंबे समय तक और इसी के साथ कितनी उसकी जो खान है वो आपको अच्छी दे के और डेयरी में सक्सेस कर सकती है। इसमें हमें फीड मैनेजमेंट का किस तरीके से मतलब प्लान करना है और क्या क्या चीज़ें ऐसी दें जिससे दूध का क्वालिटी अच्छा है, फैट अच्छा है और प्रोडक्शन अच्छा बढ़े। इसका अगर सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो है बैलेंस फीड। अच्छा। संतुलित आहार जरूर दें। फीड जो है फार्म के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम मान सकते हैं कि वेट जो है आपकी बॉडी है, फीड आपकी बैकबोन है, और मैनेजमेंट वो है कि जब जितना एक्टिव रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपकी बॉडी इतनी हेल्दी रहेगी। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और फीड में अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो प्रॉपर अगर आपको उसमें एनर्जी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें बैलेंस उसमें आपको देनी पड़ती है। पहले हम लोग भी आज से वर्ष को भी हम इस पे काम कर रहे थे कि हम खली, चापर, चूरी हम भी दे रहे थे। ऐसी बात नहीं कि हम कोई नए फार्मर आए हैं, लेकिन जो हमने इस पर वर्क किया, इसमें जाना, न्यूट्रिशन से कंसल्टिंग ली, और जब हमने देखा कि इससे एनिमल के हेल्थ में काम नहीं करता है, मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं आता है, वेट नहीं आता है, उसके लिए आपको बैलेंस फीड देना बहुत आवश्यक है। अभी मैं देख रहा हूँ ये पीछे जो फीड है आपकी, ये क्या चीज़ है? इसमें फीड भी मिला हुआ है, इसमें साइलेज मिला हुआ है, और इसमें भूसा भी मिला हुआ है। टीमार बोलते हैं इसको। हाँ। टोटल मिक्स राशन। और पशु के लिए यही चीज़ होनी चाहिए कि अब कोई पशुपालक पहले फीड डाल देते हैं, फिर भूसा डाल देते हैं, फिर साइलेज या ग्रीन फूड डाल देते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, पूरा मिला हुआ उनको मिलना चाहिए, और उसको टेमर करके देंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अलग है। अब इसमें जैसे आपने ये तो बता दिया, अब इसका क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में एक पशु के पास जाए जिससे हमारा प्रोडक्शन हमारा तय हो। जैसे इसमें क्या होता है कि आपकी कॉस्टिंग भी जुड़ती है, जितना ज़्यादा दोगे उतनी कॉस्टिंग लगेगी। तो इसको किस मापदंड से हम दें जिससे हमें एक संतुलित मात्रा में एक मतलब जानवर को मिले, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो संतुलित रहे या बढ़ के मिले? ये डिपेंड करता है एनिमल की बॉडी वेट से। अच्छा, जैसे हमारा टारगेट था, हमारे यूजर्स का टारगेट नहीं था, टारगेट तो 700 से 800 ग्राम पर डे का हमने वेट इनका इंक्रीज किया है। 14 मंथ में कंसीव हो गई है। अभी कंसीव हुई वाली जो हीपर्स हैं वो उस सेक्शन में हैं। अभी इनका जो वेट है उसमें 10 से 11 मंथ, 12 मंथ की हीपर्स हैं जो अगले एक या 2 माह में कंसीव होगी। तो फीड जो है इनकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। और अगर आने वाला जो हमारा टारगेट है वो ये है कि 900 से 1000 ग्राम पर डे का हम इनका वेट इंक्रीज करें। जो आजकल हम देख रहे हैं कि जो पंजाब में जो अच्छे फार्मर्स हैं, ब्रीडर हैं, वो ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, और हम भी उसी पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो डेयरी फार्म में सिर्फ गाय भैंसे रखने से नहीं है, संतुलित मात्रा में जो पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ों को मिक्स करके अगर आप देंगे, जैसे इन्होंने बात की कि एक दिन में 700 से 800 ग्राम वेट इंक्रीज छोटे मतलब उसका हो रहा है काफ्स का, तो वो किस तरीके से संतुलन निकालना, क्या कैलकुलेशन बिठाया, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों पे काम करके कॉस्ट कटिंग करके अगर करेंगे तो हमें एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जो हम अभी गेन कर रहे हैं वेट, इसका बेनिफिट आज ही नहीं, ये जब तक हमारे पास रहेगी तब तक हमें प्रोडक्शन के तौर पे रिटर्न करती रहेगी। तो इसके साथ अगर हम बात करें भाई, तो आपके पास अभी यहाँ पे कितनी जो है एचएफ आप अभी पाल रहे हैं जिसका प्रोडक्शन आ रहा है? 35 अभी कैटल्स हैं, इसमें ड्राई भी हैं, मिल्किंग भी है, और मिल्किंग अभी कितने से ले रहे हैं आप? मिल्किंग अभी मोटा-मोटा 18 है। कुछ अभी रिसेंटली 1 या 2 वीक में काफ़ी हो जाएगी।
और इसमें आपका मैक्सिमम आउटपुट जो है, कितना दूध जो है मैक्सिमम आप निकाल रहे हैं, कितना अभी निकल रहा है? अभी 5 लीटर के अप्रोक्स। और अगर एक काफ की बात करूँ, एक की बात करूँ गाय की, तो उससे कितना मिल रहा है? मतलब हाई यील्ड एक एनिमल से अभी हाई यील्ड हमने 40 लीटर तक लिया है। अभी प्रेजेंट में 35 लीटर प्रोडक्शन कर रहा है। अगर कोई पशुपालक गाय खरीदना चाहता है तो वो क्या क्या मापदंड से मतलब देखे जिससे उसे ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही साबित हो सकता है, और क्या आप उन लोगों को इस तरीके से मदद कर सकते हैं सिलेक्ट करने में? बिल्कुल, एनिमल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप मशीन गलत ले लेंगे तो फिर किस तरह से आप उसे प्रॉफिट निकाल पाएंगे। एनिमल सिलेक्शन के लिए फिर बॉडी स्ट्रक्चर, ब्रीड कैरेक्टर उनको बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंस होती है। उसकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, उसकी समझ भी होना एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को, पशुपालक को, कि वो कहीं पे भी जाए, चाहे कहीं से भी एनिमल ले, वो उस चीज़ को देखे कि ये कितना मिल्क प्रोडक्शन हमको दे पाएगी। क्योंकि मोस्टली देखा गया है कोई भी ब्रोकर रहता है वो आपको सही बोल रहा है, सही रिकॉर्ड दे रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और इसलिए ब्रीड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसमें पूरे पैरामीटर्स होते हैं, वो मतलब बहुत एक्सपीरियंस वाला काम उसमें वो रहता है। और अगर आप भी अगर गाय भैंस लेना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर आपको डाल दूंगा स्क्रीन पे, ताकि आपको एक हेल्प मिल सके, क्योंकि ये कम से कम 13 साल से ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो इनको एक अच्छी पकड़ है। और जो भी इनका मिनिमम चार्जेस होता है उसके अकॉर्डिंग आप इनसे रीच आउट कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छी ब्रीड देने में हेल्प करेंगे। या इसमें एनिमल की हेल्थ वाइज अगर देखें तो किन किन चीज़ों पर मुख्यतः हमें काम करना पड़ता है, तो वो बताइए आप। देखो, मुख्यतः तो ये है कि मिल्क फीवर इसमें देखा जाता है ज़्यादा, मस्टैटिस देखी जाती है, और ये दोनों चीज़ें आप अच्छी फीड दें, अच्छी फीड को मैनेज करें तो ये काफ़ी हद तक इस चीज़ को आप रिकवर कर सकते हैं। साथ में हाइजीन रखें, और पशु अगर हाई यील्ड हैं तो उसको डीप करें, डीप सोल्यूशन आता है, या फिर पोटेशियम परमानेंट लाल दवा जिसको बोलते हैं वो आप ठंड दोनों में यूज़ करें, तो इसका काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में वैक्सीनेशन का प्रॉपर ध्यान रखें तो आप डिसीज़ का कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे HSBP हो गया, FMD हो गया, ब्रूसेला हो गया, इन चीज़ों पर मलेरिया हो गया, इन चीज़ों की वैक्सीनेशन कराएं आप, और इसके प्रॉपर टाइमिंग होती है। और उसके बाद में आप अगर अच्छी हेल्थ चाहते हैं पशु तो फीड में अच्छा काम करें तो अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। अब हमने इसमें ब्रीडिंग की बात कर ली, फीड कैसे देते हैं वो बात कर ली, साथ में एनिमल के अंदर क्या क्या डिसीज आती है वो बात कर ली। सबसे मेन जो किसान जानना चाहते हैं कि आपके फार्म से कितना दूध जो है वो प्रोड्यूस होता है, अगर गाय की बात करें तो, और भैंस की बात करें तो, और इसमें आपको ओवरऑल पर डे का क्या इनकम जनरेट हो रहा है? देखो, इनकम तो ऐसा है कि एक अलग प्रोस्पेक्टिव होता है इनकम है ना, अदर एनिमल को उसमें केयर भी आती है, लेकिन अगर मोटा मोटा बताएं तो गाय का भी इस फार्म से 500 लीटर दूध का प्रोडक्शन है, और घर से जो अपने फार्म लेकर बकवेला को वहाँ पर 250 दे रहे हैं। तो मोटा मोटा मानिए फिर एवरेज मान के चले 35,000 के आसपास का इसमें पर डे का मिल्क सेल आउट हो रहा है, जो मार्केट्स में हमारे आउटलेट है वहाँ पे सेल हो रहा है। 750 लीटर रोज की दूध की खपत जो कि मार्केट में सप्लाई हो रहा है, उसी के साथ अगर हम बात करें तो लगभग 35,000 रुपये इन्होंने हमें बताया कि पर डे का है। अगर इसी को मंथली कैलकुलेशन करें तो लगभग 10 से 11 लाख रुपए हमें इनकम जनरेट हो रही है मात्र एक महीने से। अब इनकम की अगर हम बात करें तो ये तो हमने टोटल इनकम जोड़ लिया, लेकिन इसमें कॉस्टिंग भी आती है, जो कि फीड को हमें खिलाने के लिए जो हम चारा देते हैं, जो फीड तैयार करते हैं, सारी चीज़ें, उसके बाद डॉक्टर का खर्च भी आता है। वो सारी चीज़ों का तोड़ मड़ोड़ करके अगर हम बात करें भाई, तो एक क्या कैलकुलेशन हम समझते हैं कितना परसेंट मार्जिन जो है वो फार्मर को एट द एंड मिलता है? अभी हम परसेंट उसे नहीं जोड़ सकते हैं, उसका एक रीज़न ये है कि हम साथ में डेयरी फार्म के साथ में ब्रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा। हमारा 85-90% का एक्सपेंस आ रहा है। तो अभी जो कि हम बोलते हैं कि डेयरी फार्म को अगर स्टार्ट कर रहे हैं 1000 डेज तक आप अपना प्रॉफिट इंक्लूड ना करें, ओनली आप देखें कि आपको लॉस ना। तो अभी हमारा जो टारगेट चल रहा है ब्रीडिंग पे चल रहा है, तो ब्रीडिंग का अभी हमारे जो हीपर्स हैं वो अभी कंसीव हुई है। लास्ट 2026 में आप देखें कि सेप्टेम्बर अक्टूबर के पास स्टार्टिंग होगी, तब जाके हम प्रॉफिट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। समझाऊं जितना आप लंबा विजन देख रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपने ब्रीडिंग पे कितना खर्च कर दिया? अभी लास्ट ईयर का देखें तो 50-60 रुपये सीमेंट पे हमने लगाए थे, इन्वेस्ट किया था, लेकिन कन्वेंशनल सीमेंट पे इन्वेस्ट किया था, जिसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिला है, क्योंकि 90% मेल का हमने लिए हैं। अब इस साल का अभी लास्ट 2 मंथ्स का 80 से 40 हज़ार रुपये हमारा कॉस्टिंग है सीमेंट का। अभी हमारा इस साल का जो टारगेट है वो 1 लाख 1.25 लाख का सीमेंट का ओनली सीमेंट का, मतलब इसमें इंसिमिनेशन का चार्ज अलग होता है,
न्यूट्रिशन का क्या करते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि भविष्य में आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। भाई साहब ने एक चीज मुझे बताई थी कि अभी हमारे फार्म पे जो गाय है वो लगभग 40 लीटर पर डे का प्रोडक्शन एक गाय का है, जिसे हम बढ़ा के 50 से 55 लीटर ले जाना चाहते हैं। तो उसी के लिए ये सीमन जो है ये खरीद के इसमें इन्वेस्ट करके और अच्छे क्वालिटी का जो है वो पशु तैयार करके उससे प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। तो इनका विजन लंबा है, लेकिन मोटा मोटा गणित हमने आपको बता दिया है डेयरी फार्म का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी इसमें मिस हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हम इनकी डिटेल जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, इनका नंबर और इनका ईमेल आईडी, जिससे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये अपना खुद का फीड भी बनाते हैं, जिसके अंदर सारे मिनरल्स जो है वो मिक्सअप करके और सारी चीज़ डालते हैं। एक बार वो भी बता दीजिए ताकि आप कोई भी पर्सन अगर खरीदना चाहे तो उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। अभी हमारे सराउंडिंग एरियाज में सप्लाई हम दे पा रहे हैं, क्योंकि एक इशू जो आता है पशुपालक अवेयर नहीं है। पशुपालक कॉस्टिंग को देखता है, लेकिन अगर आप बैलेंस फीड देना चाहेंगे तो 28-30 रुपये के पहले आप बैलेंस फीड मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे तो आप सर्व कैसे करेंगे। अच्छा। हमने काफ़ी ब्रांड्स के फीड हमने खिलाए हैं हमारे पशुओं को, कारगिल की ऐसे जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं उनका भी। लेकिन अभी जो हम न्यूट्रिशन बैलेंस कर रहे हैं वो 30-34 रुपये में 10,000 की क्वालिटी होती है, वो 38-39 रुपये तक चली जाती है जो अच्छी कंपनियाँ हैं वहाँ की। लेकिन अभी हम 32-34 रुपये में अच्छा फीड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और एवरेज फीड हम 28 रुपये में मैनेज कर रहे हैं। बैलेंस फीड क्रिएट कर रहे हैं जो सराउंडिंग एरियाज में वहाँ पे सप्लाई भी हम दे पा रहे हैं। जी, आप भी अगर आसपास से बिलोंग करते हैं हरदा के तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि एक बार लेके ट्राई कीजिए। अगर आपको बेनिफिट मिले तो नेक्स्ट आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसमें जो भी जानकारी हमने कवर की है, जो ब्रीडिंग से संबंधित, जो फीडिंग से संबंधित, वो सारी चीज़ों में किसान अवेयर हो, जानकारी मिले। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूटने के कारण किसान जो है घाटे में जाता है या डेयरी फार्मर घाटे में जाता है। और इसी के लिए हम ये वीडियो बनाया है, ताकि एक सही जानकारी सही मार्गदर्शन के साथ मिले, ताकि आप भी डेयरी फार्म अगर करें तो उसमें एक अच्छा मुनाफा आपको मिले। और इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।